हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रीन्स के बारे में। तो नाइट्रीन्स के बारे में जब भी स्टूडेंट्स हम किसी भी बुक को रेफर करते हैं, जो भी कॉमनली अवेलेबल बुक्स होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जब भी हम उन बुक्स को रेफर करते हैं तो उन बुक्स में नाइट्रीन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सफिशिएंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए आज के लेक्चर में हम नाइट्रीन्स के बारे में वो सभी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है कि स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रीन्स होती क्या है। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें नाइट्रोजन मोनोवैलेंट हो और उसके पास दो पेयर हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं नाइट्रीन्स। कि ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसमें नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता हो और उसके पास दो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के दो पेयर हो, तो उन स्पीशीज को हम बोलते हैं नाइट्रीन्स। अब नाइट्रीन्स के और भी नेम्स होते हैं, जैसे इनको इमिडोजीन्स भी बोलते हैं या इनको अजीन्स भी बोलते हैं। तो ये नाइट्रीन्स के ही अलग अलग नाम है। तो नाइट्रीन्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारी सिंपल नाइट्रीन होती है। इसमें देखिए नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा है और नाइट्रोजन के पास दो पेयर हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के। एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। इनको बोलते हैं हम एल्काइल नाइट्रीन। एल्काइल नाइट्रीन, जब हाइड्रोजन की जगह या कोई एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो उनको बोला जाता है एल्काइल नाइट्रीन। तो एल्काइल नाइट्रीन में भी आप देख लीजिए, नाइट्रोजन ने एक तो ये बॉन्ड बना रखा है और दो पेयर हैं इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके बाद आती है असाइल नाइट्रीन्स। असाइल नाइट्रीन्स में क्या होगा, नाइट्रोजन ने एक तो ये बॉन्ड बना रखा है और दो पेयर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, इस तरह से। तो ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसमें नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड हो और दो पेयर हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, उनको कहा जाएगा नाइट्रीन्स। तो नाइट्रीन्स की अब हमने डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रीन्स, कि नाइट्रीन्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो नाइट्रीन्स की सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें स्टूडेंट, तो क्या होता है, नाइट्रीन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। मतलब नाइट्रीन, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसके बीच में नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब नाइट्रीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और नाइट्रीन हाईली रिएक्टिव होती है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम समय के लिए ये एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब नाइट्रीन एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। जैसे कार्बोकटायन होते हैं, कार्बन आयन होते हैं, फ्री रेडिकल कार्बिन, ये सब हमने डिस्कस किया है। ठीक उसी तरह से नाइट्रीन होती है और ये हाईली रिएक्टिव होती है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि ये हाईली रिएक्टिव होती है और इसका लाइफ टाइम काफ़ी कम क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप नाइट्रोजन में, जब भी आप नाइट्रीन को देखोगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो ये है और दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल वैलेंस शेल में हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रीन के अंदर? नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब नाइट्रीन एक सेक्सटेट सिस्टम है। मतलब नाइट्रीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और होने कितने चाहिए? ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन नाइट्रीन के अंदर, नाइट्रोजन के राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब नाइट्रीन जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दो इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है। तो क्या होता है कि नाइट्रीन को अपनी ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये किसी भी कीमत पे इसे अपनी ख़त्म करनी है। नाइट्रीन हमेशा ये कोशिश करेगी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसीलिए जैसे ही नाइट्रीन बनती है तो जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा या किसी दूसरे नाइट्रीन के मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन होके अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए नाइट्रीन हाईली रिएक्टिव होती है और जैसे ही बनती है तुरंत किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या खुद अपने साथ ही रिएक्शन कर लेती है। इसीलिए इसका जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये रीज़न होता है कि वाई नाइट्रीन्स आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इसके बाद ये करेक्टरिस्टिक्स तो अब हमने देख ली है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इनके पास,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है नाइट्रीन्स, तो इसका मतलब नाइट्रीन्स का नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स का नेचर होगा। नाइट्रीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। तो नाइट्रीन्स भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो अब आप स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कार्बीन है, ये हमारी कार्बीन है, ठीक है, और ये हमारी नाइट्रीन है, इस तरीके से। तो कार्बीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और नाइट्रीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कहने का मतलब कार्बीन भी इलेक्ट्रोफाइल है और नाइट्रीन भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो अब इसका आंसर क्या होगा कि स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे तो कार्बन है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो कहने का मतलब नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन लविंग वाला जो नेचर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसीलिए जो नाइट्रीन होती है, दे आर स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू अमाइन, सॉरी ये कार्बिन। सो नाइट्रीन्स आर स्ट्रोंग इलेक्ट्रोफाइल या स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू कार्बिन। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे देखी है नाइट्रीन की। इसके बाद न्यूट्रल। अब कार्बिन का के ऊपर, सॉरी नाइट्रीन पे यहाँ पे अब आप कोई चार्ज नहीं देख पा रहे हैं, तो कहने का मतलब नाइट्रीन क्या होती है, न्यूट्रल होती है। नाइट्रीन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए यहाँ पे नाइट्रीन की। इसके बाद अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रीन्स। तो नाइट्रीन स्टूडेंट्स दो टाइप की होती है, जैसे हमने कार्बिन्स के चैप्टर में देखा था कि कार्बिन्स भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। ठीक उसी तरह नाइट्रीन्स भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक सिंगलेट नाइट्रीन होती है और एक ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो कार्बिन के चैप्टर में भी हमने देखा था कि ये जो वर्ड आते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये कहाँ से आते हैं, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी से जनरेट होते हैं। ये जो वर्ड है कि सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ये जो सिंगलेट और ट्रिपलेट वर्ड है ये कहाँ से जनरेट हुए हैं, नाइट्रीन्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वजह से। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। कार्बिन के चैप्टर में भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिंगलेट नाइट्रीन क्या होती है और ट्रिपलेट क्या होती है। अगर स्टूडेंट किसी भी नाइट्रीन के अंदर, हमें ये पता है कि दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, अगर ये दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर दोनों पेयर्ड स्टेट के अंदर है तो उसको बोलेंगे हम सिंगलेट नाइट्रीन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नाइट्रीन है, इसमें हमें पता है दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर है। अगर इन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड ही रहते हैं, पेयर्ड स्टेट के अंदर रहते हैं इस तरह से, तो उसको हम बोलेंगे सिंगलेट नाइट्रीन की। जो दो पेयर है हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, उन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि ये ऐसी नाइट्रीन होती है जिसमें नाइट्रोजन में एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो तो इस तरह से पेयर्ड स्टेट में होता है, और दो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड स्टेट में होते हैं इस तरीके से। तो इसलिए ट्रिपलेट नाइट्रीन में वन ऑफ द पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, और यहाँ पे ये जो दोनों पेयर होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ये पेयर्ड स्टेट में होते हैं। तो ये सिंगलेट नाइट्रीन होती है, इस तरह से ये ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सिंगलेट नाइट्रीन को सिंगलेट क्यों कहा जाता है और ट्रिपलेट नाइट्रीन को ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है, मतलब ये वर्ड कहाँ से आए हैं, तो ये वर्ड आए हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1। s क्या होती है हमारी, टोटल स्पिन होती है। अब स्पिन कैसे निकालते हैं हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 हो सकती है और -1/2। अब यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में होता है किसी भी ऑर्बिटल में, इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में होता है तो टोटल स्पिन कितनी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की +1/2 दूसरे की -1/2, तो टोटल 0। तो यहाँ पे हम नाइट्रीन, सिंगलेट जो नाइट्रीन होती है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन बॉन्डिंग वो पेयर्ड स्टेट में होते हैं, इसीलिए इसकी sb0 और ये वाले की sb0, तो टोटल s10 s20, टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी हमारी 0। तो कहने का मतलब जो s की वैल्यू है वो 0 हो जाती है सिंगलेट नाइट्रीन में। तो 2 × 0 + 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसी नाइट्रीन जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है उनको बोलते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। अब
ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होगा कि आपको पता है कि एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर में तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में होते हैं और दूसरा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ तो S की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक की +1/2 दूसरे की -1/2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसकी भी +1/2 दूसरे वाले की भी +1/2, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो उनकी स्पिन एक जैसी होती है, या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी। हमें स्पिन में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है, तो इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, लेकिन जब पेयर्ड हो जाते हैं तो एक की +1/2 दूसरे की -1/2, तो टोटल यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इन दोनों को और इनकी स्पिन को ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे S की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और 2S + 1 जब हम करेंगे तो 2 × 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन ऐसे नाइट्रीन को कहा जाता है जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो। इसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट जो भी हमारी सिंगलेट नाइट्रीन होती है उसमें नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ज्योमेट्री को इसकी शो करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक नाइट्रीन है, ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, हमें पता है इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, ये 2 हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट ये तो जो सिंगलेट नाइट्रीन होती है उनमें ये जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं ये कौन से ऑर्बिटल में रहते हैं, sp2 ऑर्बिटल में। तो यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ये बॉन्ड बना रखा है, दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तीसरे वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये एक और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से इनकी अब जब हम ज्योमेट्री देखेंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो गई। अब sp2 में तो नाइट्रोजन के 2 p ऑर्बिटल यूज हुए, एक s ऑर्बिटल, एक जो थर्ड p ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन का वो क्या होता है, इस प्लेन के ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर में प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा प्योर p ऑर्बिटल है, और ये जो 2 लोन पेयर हैं, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द ऑर्बिटल इन विच द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेसाइड इन द सिंगलेट नाइट्रीन। तो सिंगलेट नाइट्रीन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में होते हैं, sp2 ऑर्बिटल में। अब ट्रिपलेट नाइट्रीन की भी बात करें तो ट्रिपलेट नाइट्रीन में नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और ज्योमेट्री इसकी लीनियर होती है। अब ऐसा क्या होता है कि देखिए नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बता रहे हैं, sp ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं, 2 sp ऑर्बिटल होते हैं। तो एक sp ऑर्बिटल तो हमारा यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, दूसरे sp ऑर्बिटल के अंदर ये अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, तो ये ज्योमेट्री कैसी हो गई, लीनियर। अब यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, ये sp है यहाँ पे, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो नाइट्रोजन का एक s ऑर्बिटल यूज हुआ और एक p, तो बच कितने गए, नाइट्रोजन के पास 2 p ऑर्बिटल बच गए। 2 p ऑर्बिटल इस तरह से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन का, एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड स्टेट में होता है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अनपेयर्ड होते हैं। तो इन p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट नाइट्रीन का प्रेजेंट रहता है। और ये p ऑर्बिटल कैसे होंगे, प्योर p ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये जो ज्योमेट्री होती है हमारी ट्रिपलेट नाइट्रीन की वो लीनियर होती है, यहाँ से इस तरह से ये लीनियर, और ये प्योर p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो हमने यहाँ पे ट्रिपलेट नाइट्रीन की ज्योमेट्री को भी डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी की, कि ट्रिपलेट नाइट्रीन और सिंगलेट नाइट्रीन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे क्या हैं,
पेयर्ड है, ये पूरा पेयर भी एक ऑर्बिटल में रह रहा है और ये पूरा पेयर भी इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल में है। लेकिन ट्रिपलेट नाइट्रीन में आप देख रहे हो कि एक पेयर ही है हमारा जो पेयर्ड स्टेट में है और एक ऑर्बिटल में है, बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए वो अलग अलग ऑर्बिटल में है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होंगे इस तरह से तो उनमें रिपल्सन होगी, रिपल्सन की वजह से हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी नाइट्रीन की, और जब नाइट्रीन की एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। लेकिन यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है तो इनमें रिपल्सन भी कम है, रिपल्सन कम है तो इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो ये स्टेबल ज़्यादा है। इसके बाद हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे वो पेयर्ड स्टेट में है, ये भी पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक होती है सिंगलेट नाइट्रीन। यहाँ पे क्या है ट्रिपलेट नाइट्रीन में कि ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इन सभी के बारे में बातें की हैं कि नाइट्रीन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह सब हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस किया है यहाँ पे। इसके बाद अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रीन्स कि किसी भी रिएक्शन में नाइट्रीन कैसे बनती है। तो मेनली दो ही तरीके होते हैं जिसकी वजह से नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। पहला है बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस और दूसरा है बाय बेस कैटेलाइज अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। तो दोनों को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाय फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन पे जब हम रेडिएशन डालते हैं या जिनको हम जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। फोटोलिसिस का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, फोटो का मतलब लाइट और लिसिस का मतलब ब्रेक होना, कि ऐसे कंपाउंड जिन पे जब हम लाइट डालते हैं तो वो ब्रेक होते हैं और नाइट्रीन बनती है। थर्मोलिसिस का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको जब, थर्मो का मतलब हीट और लिसिस का मतलब ब्रेक होना, कि जब हम कंपाउंड्स पे हाई हीट अप्लाई करते हैं तो वो कंपाउंड ब्रेक होते हैं और नाइट्रीन की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनकी थर्मोलिसिस करें या जिनकी फोटोलिसिस करें तो हमें नाइट्रीन ऑब्टेन हो। तो क्या होते हैं, दो तरह के कंपाउंड है, एक ये असाइल अजाइड है और ये हमारे एल्काइल अजाइड है। मतलब जो भी अजाइड्स होते हैं, जो भी हमारे अजाइड्स होते हैं उनकी फोटोलिसिस करें या उनको हीट करें एट हाई टेम्परेचर तो हमारे पास क्या बनेगी, नाइट्रीन बनेगी। ये असाइल नाइट्रीन बोलते हैं इसको, जैसा कि हमने अभी देखा था, और ये हमारी एल्काइल नाइट्रीन है। तो ऐसे ये बनती कैसे है तो उसको भी हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये N3 का मतलब क्या है, यहाँ पे अजाइड है। मैं समझाने के लिए आपको इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये नाइट्रोजन देखिए, इसके 4 बॉन्ड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके 3 बॉन्ड है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये हमने या तो हम इसकी फोटोलिसिस कर रहे हैं या फिर इसकी हम थर्मोलिसिस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। तो हमारे पास किस तरह से स्पीसीज बन जाएगी, ये इस तरह से हमारे पास एक स्पीसीज बनती है, एक इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है। इसके बाद क्या होगा, जब भी कभी भी किसी भी रिएक्शन में इस तरह से हमारे पास कोई इंटरमीडिएट बन जाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, तो वहाँ पे हमेशा नाइट्रोजन गैस का एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। मतलब यहाँ से ऐसे शो कर देता हूँ, -N2 यहाँ से रिलीज हो गई। -N2 क्यों रिलीज हुई है, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है, N2 जो मोलिक्यूल होता है वो हाईली स्टेबल होता है, इसीलिए ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ने ले लिया तो ये यहाँ से निकल गया। मतलब कहने का यहाँ पे ये +N2 हो गया है और ये नाइट्रीन हमारी यहाँ पे बन गई है। नाइट्रीन की खास बात मैंने बता दी डेफिनेशन कि 2 पेयर होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के और एक सिग्मा बॉन्ड होगा इस तरीके से। तो ये नाइट्रीन हमारी इस तरह से बनती है। सेम इसी तरीके से जो एल्काइल अजाइड होता है उसकी फोटोलिसिस करें या उसको हीट करें तो भी हमारे पास एल्काइल नाइट्रीन बनेगी। सेम इसी तरीके से इस N3 को लिखेंगे और ये सब प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो एक तो जो हमारे अजाइड्स होते हैं उनकी थर्मोलिसिस या उनकी फोटोलिसिस से नाइट्रीन बनती है,
और एक कंपाउंड और होता है, इनको हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट, इसको जब हम हीट कर दें या फिर इसको जब हम फोटोलिसिस करें, इसको मतलब या तो इसको हीट करें या फिर इसके ऊपर लाइट रेडिएशन डालें, तो क्या होता है इसमें भी इसकी तरह ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आता है, ये इधर आता है और ये ऐसे निकल जाता है। तो ये हमारी नाइट्रीन यहाँ पे बन जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक हमारा मेथड होता है नाइट्रीन बनाने का। इसके बाद अभी हम देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, बाय बेस कैटलाइज्ड अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होती है, ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें दोनों ग्रुप एक ही एटम से रिमूव होते हैं। जनरली जो भी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, ये कार्बन होता है, एक में X ग्रुप है, इधर ये Y ग्रुप है। जब इसकी हम एलिमिनेशन करवाते हैं तो यहाँ से X निकला, यहाँ से Y निकला, तो इस तरह से एल्कीन बनती है प्लस ये XY। तो यहाँ पे नॉर्मली जो लिविंग ग्रुप है वो अलग अलग, ये एडजेसेंट जो कार्बन है वहाँ से निकलते हैं। तो ये तो हमारी नॉर्मल एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी लिविंग ग्रुप होते हैं वो एक ही एटम से निकलते हैं। कहने का मतलब कि इस तरह ये X है और ये Y है, जब इसमें से X और Y माइनस XY हो गए और यहाँ पे हमारे इस तरीके से एक पेयर आ गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये होती है हमारी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि बेस कैटलाइज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो वहाँ पे नाइट्रीन बनती है। तो बेस कैटलाइज अल्फा एलिमिनेशन के एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमारी एन-ब्रोमोमाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बेस के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे तो बेस क्या करेगा, इधर से इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, माइनस H2O होगा। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेंगे, तो इस तरीके से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब यहाँ से Br अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, तो ये हमारी एल्काइल नाइट्रीन बन जाएगी। अब अगर कोई हमारे पास टोसाइलेटेड अमाइन है, टोसाइलेटेड अमाइन का मतलब ये OTS ग्रुप का मतलब क्या है, इस तरीके से ये हमारा ग्रुप होता है, इसको TS को टोसाइल ग्रुप बोलते हैं, टोसाइल ग्रुप। टोसाइल ग्रुप इस तरीके से होता है OTS, ठीक है। ये CH3 हमारा ऐसे होगा और ये हमारा यहाँ पे ये टोसाइल ग्रुप होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ये इजीली निकल जाता है हमारे एटम से। तो क्या होगा, यहाँ पे बेस की रिएक्शन करवाई तो ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। इसके बाद टोसाइल ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये हमारी एल्काइल नाइट्रीन हमारी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो एक ये मेथड होता है नाइट्रीन की फॉर्मेशन का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देख लिया है कि नाइट्रीन्स क्या होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है और कैसे नाइट्रीन्स का जनरेशन होता है रिएक्शन के अंदर। इसके बाद अभी हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स, कि नाइट्रीन्स कैसे रिएक्शन करती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस नाइट्रीन्स करती हैं, तो वो सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स। हमने ये देखा कि नाइट्रीन्स बनती कैसे है रिएक्शन में। अब हम ये देखते हैं जब नाइट्रीन बन जाती है तो वो रिएक्शन किस तरह से करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एडिशन टू एल्कीन्स। अगर हमारी रिएक्शन के अंदर कोई एल्कीन है और वहाँ पे नाइट्रीन प्रेजेंट है तो नाइट्रीन क्या करती है, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उस पर एडिशन रिएक्शन शो करती है और इस तरीके से एक इमाइन रिंग बनती है। ये जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें एक एटम हमारा नाइट्रोजन का हो उसको इमाइन रिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से इमाइन रिंग बन जाती है। तो क्या होगा, ये हमारी एल्कीन है, जैसे ये प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन हमने ये नाइट्रीन के साथ यहाँ पे करवाई है। तो ये क्या होगा, इस तरह से एडिशन रिएक्शन होगा। अब ये एडिशन रिएक्शन किस तरह से होता है, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर ये, एक ये और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो ये इधर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे। तो ये एक तरीके से इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होगी और ये हमारे रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने एल्कीन ली थी, इस एल्कीन में तो किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं था, मतलब कोई इसके आइसोमर नहीं थे।
ये नॉर्मल थी, ये सिस और ट्रांस की फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई एल्कीन हमारी सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उस पे हमारी नाइट्रीन का जब एडिशन होगा तो क्या होता है स्टूडेंट कि ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है एल्कीन की वो रिटेन रहती है कि जैसे सिस एल्कीन है तो जब इसमें नाइट्रीन का एडिशन हो जाएगा और ये रिंग बनेगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो मिथाइल ग्रुप पहले सिस पोजीशन पे थे वो नाइट्रीन के एडिशन के होने के बाद भी ये सिस पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन में जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होती है। अब ये ट्रांस एल्कीन है, इस पे एडिशन रिएक्शन होगा तो ये मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे ही रहेंगे। तो ये हमने देख लिया एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स टू एल्कीन्स के एल्कीन्स पे नाइट्रीन्स का एडिशन कैसे होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं इंसर्शन टू एल्केन्स कि जो नाइट्रीन होती है वो एल्केन्स के साथ में इंसर्शन रिएक्शन भी शो करती है। इंसर्शन का मतलब क्या है कि एल्केन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है नाइट्रीन उस बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाती है और इस तरह से ये NH2 ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन हमने नाइट्रीन के साथ करवाई है तो क्या होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसके बीच में NH ये जो नाइट्रीन है इंसर्ट हो जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा। अब आप ये पूछोगे सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सिर्फ इसी कार्बन पे क्यों ऐड हुई है। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इंसर्शन रिएक्शन में वो टर्सरी वाले जो हाइड्रोजन होता है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होता है, सेकेंडरी वाले की रिएक्टिविटी कम होती है, प्राइमरी की सबसे कम होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टर्सरी हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कैसा है, टर्सरी है, तो इसलिए जो नाइट्रीन की इंसर्शन रिएक्शन होगी वो यहाँ पे ही होगी, बाकी यहाँ पे नहीं होगी। अब हम देखते हैं प्रोपेन की रिएक्शन नाइट्रीन के साथ। तो हम ये देख रहे हैं ये प्राइमरी हाइड्रोजन है और ये हमारे कैसे हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो नाइट्रीन कहाँ पे इंसर्ट होगी, सेकेंडरी हाइड्रोजन के ऊपर, और किस तरह से होगा ये इस तरह से, ये जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है इसके बीच में NH आ जाएगा और ये हमारा NH2 फॉर्म हो जाएगा। तो नाइट्रीन्स की इंसर्शन रिएक्शन भी होती है एल्केन के साथ, और जो हाइड्रोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इंसर्शन रिएक्शन में वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इस तरीके से होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं डाइमराइजेशन ऑफ नाइट्रीन। अगर एक बार हमारी नाइट्रीन फॉर्म हो गई और उसके साथ रिएक्ट करने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो नाइट्रीन्स क्या करेगी, अपने साथ ही डाइमर बना लेगी। जैसे क्या होगा, एक ये नाइट्रीन का मॉलिक्यूल है, एक ये नाइट्रीन का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होंगे, ये इस तरीके से ये पेयर्स आपस में आके ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं, तो एजो कंपाउंड बन जाते हैं। ये इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं हम एजो कंपाउंड्स। और अब ये जो एजो कंपाउंड है आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है इन डबल बॉन्ड के अराउंड में। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिनाइल नाइट्रीन लिए हमने, इसकी डाइमराइजेशन से दो तरह के एजो कंपाउंड हो सकते हैं, सिन फॉर्म में भी रह सकते हैं और ये एंटी फॉर्म में भी। और ये जो कंपाउंड है बड़े वेल नोन है, इनको एजो बेंजीन बोला जाता है, एजो बेंजीन, कलरफुल कंपाउंड होते हैं ये। तो ये सिन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये मतलब ये दोनों आर ग्रुप सेम साइड में भी हो सकते हैं और दोनों अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं। जब ये सेम साइड में होंगे तो उनको सिन बोला जाएगा और अपोजिट साइड में होंगे तो एंटी बोला जाएगा। तो इस तरीके से डाइमराइजेशन रिएक्शन भी होती है नाइट्रीन की। इसके बाद अभी हम देखते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन्स। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनमें नाइट्रीन्स का यूज होता है। मतलब एक्चुअल में नाइट्रीन का यूज करके हम क्या क्या ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करा सकते हैं, क्या क्या कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं किसी दूसरे कंपाउंड से। तो उन सभी रिएक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वेल नोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं होफमान ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट, या इसको होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोला जाता है।
इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा अमाइड होता है, इसकी जब रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन और NaOH के साथ में, तो इससे प्राइमरी अमाइन हमारी बन जाती है। मतलब ये जो कार्बोनाइल जो बॉन्ड ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाता है, अमाइड से क्या बन जाती है, अमाइन बन जाती है। डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन यहाँ पे, जब हम यहाँ से यहाँ पे गए हैं तो एक कार्बन कम हुआ है, इसीलिए इसको होफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी बोला जाता है और इसको होफमान ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये जो हमारा अमाइड है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये नाइट्रोजन इस तरीके से ये क्या करेगा, ब्रोमीन पे अटैक करेगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये Br माइनस यहाँ से एक हाइड्रोजन को भी निकाल लेगा, तो यहाँ से HBr ओवरऑल माइनस हो जाता है और ये हमारे पास इस तरह से ये N ब्रोमो अमाइड बनेगा। N ब्रोमो अमाइड में क्या होगा कि ये जो बेस है, ये बेस यहाँ से इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा और ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट होगा। ये इस तरीके से हमारा अब ये बन गया है, यहाँ से Br माइनस लीव कर जाएगा और ये नाइट्रीन हमारी असाइल नाइट्रीन यहाँ पे फॉर्म हो गई, असाइल नाइट्रीन। अब क्या होता है असाइल नाइट्रीन के अंदर, ये जो एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मूव करता है। अब कार्बन के ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पे पूरे हैं, तो फिफ्थ बॉन्ड तो ये बन नहीं सकता इस लोन पेयर की वजह से, इसीलिए ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से उठ के नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट है, ठीक है, इसकी वजह से क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं इसको बोलते हैं हम एल्काइल आइसोसाइनेट। और एल्काइल आइसोसाइनेट में जो ये वाटर यहाँ से निकला था अभी, तो वो वाटर क्या करेगा, इस एल्काइल आइसोसाइनेट में एडिशन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और OH यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड बनेगा। और इस तरह के ये जो कंपाउंड होते हैं इनको कार्बामिक एसिड बोलते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होता है, ये बॉन्ड इधर आता है और ये इधर, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाती है और हमारा प्राइमरी अमाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो होफमान ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट में भी नाइट्रीन का यूज होता है। इसके बाद हम देखते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो हमारे असाइल अजाइड होते हैं उनको हम हीट करते हैं और उनके हीट करने से हमने देखा था कि जब भी असाइल अजाइड को हम थर्मोलाइसिस करते हैं, मतलब उनको हीट करते हैं, तो वहाँ पे नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि असाइल अजाइड को हीट करने से क्या होता है, फिर इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये एल्काइल आइसोसाइनेट बना है। फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, तो फिर ये अमाइन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इसमें भी एक कार्बन हमारा कम हो गया, ये CO2 गैस बाहर निकल गई है। यहाँ पे भी ये जो एक कार्बन कम होता है ये CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। एक होता है लोशन रीअरेंजमेंट। लोशन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, लोजन रीअरेंजमेंट भी इसको बोलते हैं। इसमें हमारे एन हाइड्रोक्सी जो अमाइड होते हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। तो बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी अल्फा एलिमिनेशन होगी। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा और जब हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो एक लोन पेयर यहाँ पे पहले था, एक नेगेटिव चार्ज और आएगा, उसकी वजह से ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ये अनस्टेबल हो जाता है और ये भी निकल जाएगा यहाँ से। तो ओवरऑल यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, H यहाँ से OH यहाँ से, और ये नाइट्रीन बनती है। इसमें भी फिर पहले की तरह रीअरेंजमेंट, एल्काइल आइसोसाइनेट, फिर इसमें वाटर ऐड होगा तो हमारी यहाँ पे फिर अमाइन बनेगी। तो ये हमने यहाँ पे देखा है कि लोजन रीअरेंजमेंट में भी क्या होता है, हमारे एन हाइड्रोक्सी जो अमाइड होते हैं उससे प्राइमरी अमाइन बनती है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्विडिट रीअरेंजमेंट। स्क्विडिट रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अमाइन बना लेते हैं डायरेक्टली, और जो अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा कि ये जो कार्बन है COOH है, यहाँ से एक कार्बन ये खत्म हो जाएगा, CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा और डायरेक्टली R के साथ NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या होता है स्कीमेटिक रीअरेंजमेंट में,
ये N3H को क्या बोलते हैं हम, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोइक एसिड। कि जब भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ करवाते हैं तो असाइल अजाइड मिलता है हमें। जैसे कर्टियस रीअरेंजमेंट में हम यूज कर रहे थे असाइल अजाइड, तो ये असाइल अजाइड मिलता है। इसके बाद ये जो रिएक्शन होती है बिल्कुल कर्टियस रीअरेंजमेंट की तरह ही होती है। असाइल अजाइड को हीट करेंगे, ये नाइट्रीन बनेगी, फिर इसमें इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट होगा और फिर ये एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये NH2 बन जाएगा, हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, प्लस में यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शंस हमने डिस्कस किए इन सभी में नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रीन के रीअरेंजमेंट से एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है सभी रिएक्शंस के अंदर। तो हमने ये देखा कि नाइट्रीन्स की हेल्प से हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिंथेटिक कन्वर्जन्स करवा सकते हैं। अमाइड से डायरेक्ट अमाइन बना लिया हमने, एसिड से डायरेक्ट अमाइन बना लिया है। तो इस तरह से जो नाइट्रीन्स हैं इनकी सिंथेटिक जो यूटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप कि मैंने आपको जो नाइट्रीन है इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है और ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी।